हेलो क्लास 12। आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही ना? बढ़िया ही चलनी चाहिए। और हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। और इसमें आपकी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो आज जानते हैं क्या है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा जानेंगे क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट। और डियर स्टूडेंट्स, वॉच फुल वीडियो, इट इज वेरी कंपल्सरी। अगर एक भी कॉन्सेप्ट छूट गया तो आपको चैप्टर टफ लगेगा। और आपको चैप्टर टफ ना लगे, सिंपल लगे, तो जानते हो वीडियो पूरा ही देखना। और डियर स्टूडेंट्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट दैट प्लीज शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, पढ़ाई तो मस्ती के साथ करिए मेरे साथ, टेंशन नहीं लेना। मैथ में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आपके अनुसार आपके साथ खड़े, आप कमेंट करिए, आप अपनी समस्या बताइए, समाधान आपके अनुसार करेंगे। और देखिए बेटा, इस चैप्टर में एक बात ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि जैसे कब एडिशनल थ्योरम लगाते हैं, कब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाते हैं। मैं आपको बहुत ज्यादा बुकिश लैंग्वेज नहीं बता रहा हूं, एक मूल मंत्र याद कर लीजिएगा। और इंग्लिश में भी नहीं बता रहा हूं, लेकिन हमारे मैसेज को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझ जाएंगे और हिंदी मीडियम वाले भी समझ जाएंगे, क्योंकि मेरा मकसद आप तक अपनी बात को सही तरीके से पेश करना है। फायदा क्या कि पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोल दिए और उसके बाद भी दिमाग पर जोर देना बच्चों को पड़ जाए कि अरे सर क्या बोल गए। सारे बच्चे ऐसे नहीं कि जिसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जानते हो ये अपना हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में जितना प्रेम स्नेह के साथ हिंदी समझ लेते हैं, जितनी जल्दी उसका भावार्थ समझ लेते हैं, जितनी जल्दी उसका आशय समझ लेते हैं, उतनी जल्दी, जहां तक मुझको लगता है कि उतनी जल्दी इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि चैप्टर ऐसा है जिसमें कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलूंगा। और वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। वीडियो में जो मैं कहने जा रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कब लगाएंगे और एडिशनल थ्योरम कब लगाएंगे। बच्चे क्या है, बच्चों को डर लगता रहता है, बच्चे लर्न करते हैं, रट्टा लगाते हैं कि कब हमें कौन सी थ्योरम लगानी है। अरे नहीं, कुछ नहीं, एक कॉन्सेप्ट पकड़ लो जो मैं बताने जा रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कब लगेगी और एडिशनल थ्योरम कब लगेगी। देखिए, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट में सभी को अगर लिया जा रहा है, अगर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सभी को लिया जा रहा है, या उसमें से मान लेते हैं, जैसे मान लो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और कह दिया जाए कि 5 के 5 आपको सेलेक्ट करने हैं, 5 में 5 आपको सेलेक्ट करने हैं। तो देखो बेटा, इनमें सेंस कौन सा आ रहा है, इसमें सेंस कौन सा आ रहा है, ये ध्यान रखना है। इसमें सेंस आप जानते हो एंड का आएगा। जैसे दो प्लेयर हैं और दोनों प्लेयर से कह दिया जाए कि आप दोनों लोगों को सेंचुरी बनानी है, तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की बात हो रही। पहले मैं एंड और आर बता रहा हूं, और उसके बाद मैं बता रहा हूं कि कहां पर मल्टीप्लिकेशन है और कहां पर एडिशनल थ्योरम है। सबसे पहले
आपको देखना है कि इसके बीच जो सेंटेंस है, सेंटेंस में एंड का सेंस आ रहा है, अदरवाइज आर का सेंस आ रहा है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अगर बेटा एंड का सेंस आ रहा हो तब क्या लगेगा, और अगर यही आर का सेंस आ रहा है, जैसे मैंने कह दिया थ्री प्लेयर्स हैं और कह दे कोई एक, इसमें कोई एक सेंचुरी लगा दे या कोई एक 5th ओवर में विकेट ले ले, तो इसका मतलब बेटा क्या निकल रहा है कि चाहे पहला कर दे, अदरवाइज दूसरा कर दे, अदरवाइज तीसरा कर दे, तो उसमें सेंस कौन सा लगेगा, आर का सेंस। तो पहले सेंटेंस पढ़कर आप सेंस लगाना सीख लें, कहां पे एंड आएगा, कहां पर आर आएगा। राइट, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए आपकी जो थ्योरम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ध्यान रखिएगा, जहां पे सभी का कंपलसरी हो, जहां पे सभी का कंपलसरी हो। जैसे दो इवेंट हैं और दोनों को ऐसा करना पड़ रहा, दोनों को करना पड़ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करना पड़ रहा, तो समझ लीजिए आपको थ्योरम लगानी है मल्टीप्लिकेशन। और यहीं पर जहां पर ऑप्शंस हैं, जैसे सीधी सी बात कह दिया कि 5 लोग हैं और 5 लोगों में कोई एक ऐसा कार्य कर दे, इसका मतलब फर्स्ट कर दे, अदरवाइज सेकंड कर दे, अदरवाइज थर्ड कर दे, अदरवाइज फोर्थ कर दे, अदरवाइज 5th कर दे, तो ऐसी कंडीशन में आर का सेंस बन रहा है। और जहां पे आर का सेंस बनेगा डियर स्टूडेंट्स, वहीं पर ध्यान रखना है आपको, थ्योरम जो लगानी है वो एडिशनल थ्योरम लगानी है, एडिशनल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। राइट, तो इसका फार्मूला फटाफट लिखवा देते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। और बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं लिखा रहे हैं, थ्योरी अपने लिखते रहना। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला है इसका पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ अपॉन ई। अदरवाइज किसी बच्चे ने अगर पी एफ लिखा है तो पी एफ इंटू, तब उसको लिखना पड़ेगा पी ई अपॉन एफ। डियर स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में जानते हैं आप, इस कंडीशन में क्या होगा, पी 0 नहीं हो सकता है, इस कंडीशन में पी 0 नहीं होगा। और इस कंडीशन में आपका पी एफ 0 नहीं होगा। इवेंट 2 अगर है तब इसको लगाना है, और यही बाई चांस 3 इवेंट्स आ जाती हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। अब 3 इवेंट्स हैं और देख रहे 3 है तो तीनों की बात हो रही है, मतलब तीनों में होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए। अगर कोई प्लेयर, कुछ प्लेयर्स फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ बास्केटबॉल खेल रहे हैं, कुछ हॉकी खेल रहे हैं, और बात हो रही है कि तीनों में कॉमन है, मतलब तीनों गेम खेल लेते हैं, तो तीनों की बात हो रही है ना डियर स्टूडेंट्स, तीनों की बात हो रही है या नहीं हो रही, बात मेरी समझ में आ गई, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आपने पहले ई लिया, ई इवेंट को लिखा पीई, फिर क्या आएगा पी एफ अपॉन ई इंटू पी जी अपॉन ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन एफ बना दो या फिर यहां पर ई एफ लिख दो,
ऐसा करो। इसी टाइप से इसको भी आप पी ई इंटू एफ लिख सकते हैं। पीई, चलो यहां पर अभी हम इंटरसेक्शन रखते हैं, अगले स्टेप में कर देते हैं। अदरवाइज किसी स्टूडेंट ने अगर एफ इवेंट पहले ले ली तो पी एफ हो जाएगा, उसके बाद अगर ई ले रहे हैं तो ई अपॉन एफ हो जाएगा, और उसके बाद आपका पी जी अपॉन एफ ई लिख लो चाहे ई एफ लिख लो, डोंट वरी। और यही अगर जी इवेंट पहले आप लिख रहे हैं उसके बाद ई ला रहे हैं तो ई अपॉन एफ हो जाएगा, सॉरी ई अपॉन जी आएगा, और उसके बाद आपकी इवेंट एफ बची है तो जी लिख दो, अदरवाइज ईजी लिख दो, एक ही बात है। तो ये 3 इवेंट्स के लिए हो गया फार्मूला। और इस कंडीशन में क्या नॉन जीरो होगा अपने आप लिखते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स इसमें भी मैं बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मेन मकसद हमारा है कि आपको समझ में आना चाहिए, आपसे क्वेश्चन लगना चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं आप। इफ देयर आर 2 इवेंट्स E and F, and if E and F are independent events, then एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू ध्यान रखना, उनके सेपरेट प्रोडक्ट के अगर इक्वल हो जाता है, अगर सेपरेट प्रोडक्ट के इक्वल अगर हो जाता है तो वैसी कंडीशन में ध्यान रखिएगा, तब ई एंड एफ आपकी क्या होंगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी। इतना सा फॉर्मूला ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स, ओनली रिमेंबर दिस फॉर्मूला, एंड आई थिंक दिस फॉर्मूला इज वेरी सिंपल फॉर्मूला, यू कैन इजीली लर्न, राइट। इसी के साथ एक एग्जांपल दिया है, उसको करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो तब पूछिएगा। इफ P E intersection F is not equal to product of P and PF, then events E and F are not independent. Three events A, B, C, A, B and C are mutually independent. If
वैल्यू ऑफ P इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB। यही अगर A एंड C अगर इवेंट्स हैं, A इंटरसेक्शन C शुड बी इक्वल PA इंटू PC, और B एंड C अगर हैं then this should be equal to PB PC if all three events are given, that is P A intersection B intersection C, then this should be equal PA into PB into PC। तो इसको आप फटाफट जो है नोट कर लें या फिर फोटो क्लिक कर लें। इसमें एग्जाम्पल नंबर 13 आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लगाइए, नहीं लगता है तो आप मुझे बताइए, कमेंट करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो शेयर करना नहीं भूलना है और कमेंट जरूर किया करो ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है या खराब लगता है। अगर अच्छा लगता है तो अच्छा बोलिए, खराब लगता है तो खराब बोलिए, क्योंकि मैं आलोचनाओं को हजम करने वाला व्यक्ति हूं, मुझे आलोचनाओं से डर नहीं लगता है। एक्सरसाइज 13 पॉइंट, हाँ, एग्जाम्पल 13 एंड 14 बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज 13.2, क्वेश्चन नंबर 1, PA is given as 3/5, PB is given 1/5, PA इंटरसेक्शन B फाइंड करना है, we have to find if A and B are independent events। Dear students, question is very simple. Why? You know very well that what is the condition if events are independent. Then very simple formula. What is formula? The value of the probability of intersection of both events is equal to PA and PB. That is product of PA and PB. क्या फॉर्मूला होता है? PA इंटू PB। इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट, और इफ नहीं, यहां पर तो गिवन है वैल्यू ऑफ PA 3/5, वैल्यू ऑफ PB 1/5, 3/25 is our answer. Any problem dear students? इसके बाद है आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? Two cards are drawn at random। टू कार्ड्स एट रैंडम ड्रा करते हैं एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। कहने का मतलब क्या है? इसमें अदला बदली नहीं की जाती है। कहने का मतलब ये है, ध्यान रखिए इस सेंटेंस को, जहां पर लिखा हो विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि कोई रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? जिसको निकाल लिया जाता है उसको दोबारा नहीं रखा जाता है, जिसको आपने ले लिया, सेलेक्ट कर लिया, दोबारा उसको वहां पर नहीं रखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट आपके कम होंगे जैसा पूछा जाएगा। तो 52 कार्ड्स में 2 कार्ड्स ड्रा किए जा रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, जानते हैं ना डियर स्टूडेंट्स?
अच्छी तरीके जानते हैं कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं डियर स्टूडेंट? 52। जिसमें ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? ब्लैक कार्ड्स बी लिख लिया। ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? 26। कितने? 26। वन ब्लैक कार्ड फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी? फार्मूला तो जानते हैं ना, क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो उसके अकॉर्डिंग जब एक ब्लैक कार्ड निकालेंगे तो एक ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? 26 अपॉन 52, राइट। अब जानते हो कि जो कार्ड निकालने कितने हैं? 2। इसका मतलब एक निकाल चुके तो अभी एक और जरूरत है ना, एक की जरूरत और है। अब बात क्या है कि जो कार्ड निकाल लिए वो तो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो कितने बेटा बचेंगे? फेवरेबल आउटकम्स कितने बचेंगे? 25 बचेंगे। और टोटल में भी, टोटल में कितने हो जाएंगे? टोटल में एक कम हो गया बेटा, 51 हो गया। तो दोनों अब निकाल रहे हैं, दोनों ब्लैक होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो एंड आया, और जब एंड आएगा तो क्या लगेगी? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। probability of getting two black cards without replacement, it means P B B, इसको क्या लिख सकते हैं? पी बी अपान बी। ब्लैक कार्ड्स कितने? 26 अपॉन 52। अब देखो एक ब्लैक कार्ड निकाल चुके हो, एक ब्लैक कार्ड जब निकाल चुके हो तो सीधी सीधी बात है कितने बचेंगे? 25। और इधर कितना हो जाएगा? 51। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, क्योंकि एक जैसे इवेंट है, जब कोई डिफरेंट होता है तो वो थोड़ा लिखने में अच्छा ज्यादा लगेगा। इधर हो गया 1/2 और इधर है आपका 25/51। मल्टीप्लाई कर लो, 25/102। आंसर चेक कर लीजिए एक बार। फर्स्ट सेकंड का, फर्स्ट तो मान लो प्रूव करना था, सेकंड का आंसर गिवन होगा। फर्स्ट का 3/25 और ये 25/102। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या है? अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेज इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिन 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो इसमें भी विदाउट रिप्लेसमेंट है, ध्यान रखिएगा। इफ ऑल 3 ऑरेंज आर गुड, तीनों अगर ऑरेंज आपके अच्छे हैं, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, तब बॉक्स को सेल के लिए अप्रूव्ड किया जाता है। अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड, अदरवाइज क्या कर दिया जाता है? अगर 3 ऑरेंजेज अगर गुड नहीं है तो उनको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक। फाइंड द probability that a box containing 15 oranges out of which 12 are good, अब देख रहे हैं इसमें 12 गुड हैं and 3 are bad will be approved for sale। अब फेयर कॉइन, अच्छा फेयर कॉइन वो तो दूसरा स्टार्ट हो गया। तो देख रहे हैं कि इसमें 3 आप ऑरेंजेस ले रहे हैं, 3 ऑरेंजेस ले रहे हैं, और जानते हो अप्रूवल कितने को मिला है? 12। टोटल कितने हैं? गुड कितने हैं? 12 हैं। जब 12 आपके गुड हैं, टोटल कितने हैं बच्चों? टोटल आपके कितने हैं? 15 हैं। और गुड अगर निकालने तो जानते हो जब एक निकालेंगे तो 12/15 आएगा, दूसरा जब निकालेंगे तो जानते हो रिप्लेसमेंट है नहीं, तो अगली बार क्या हो जाएगा? 12 की जगह 11 हो जाएगा। इधर टोटल में कम कितना हो जाएगा? 1, तो कितना हो जाएगा अपान में? 14। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? 10। इधर कितना हो जाएगा? इधर कितना हो जाएगा आपका? 13। probability of selecting
3 good oranges without replacement. जी जी बना लिया, समझ गए, तीनों गुड हैं। तो पहले 12/15 आएगा। अब एक जो निकाल लिया जानते उसको रखा नहीं जा रहा, तो कितना हो जाएगा 11/14। इसके बाद 10/13। मल्टीप्लाई आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। कुछ कैंसिल हो जाए तो कैंसिल कर लो, 2 से जैसे कैंसिल हो रहा, 3 से कर लो, 3 4 जा 3 5 जा 4/5 मल्टीप्लाई बाई 11/14 मल्टीप्लाई बाई 10/13। 2 से बन जा 2 5 जा 4 इंटू 11 44 लिख दिया डायरेक्ट। 44 इंटू 5/5 इंटू 91। 220/455। अभी इसको 5 से कट किया जा सकता है, 5 4 जा 5 4 जा। दिस इज आंसर। तो डियर स्टूडेंट देख रहे हैं ना, सारे क्वेश्चंस कितने इजी हैं, कुछ भी नहीं है। तो अगली वीडियो में आपको और भी मस्ती के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है या खराब लगती है कमेंट करना नहीं भूलना है। और हमारा आप लोगों को जो आशीर्वाद रहता है वो तो जरूर देंगे कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अनुज सर के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।